अध्याय 3 निर्देशांक ज्योमेट्री के परिचय में हम पढ़ेंगे भूमिका। हम जानेंगे कि निर्देशांक ज्योमेट्री किसे कहते हैं। कार्तीय पद्धति क्या होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। मूल बिंदु किसे कहते हैं, क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। एक्स अक्ष किसे कहते हैं और वाई अक्ष किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चतुर्थांश क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। और अंत में हम पढ़ेंगे कि बिंदु का आलेखन कैसे किया जाता है। निर्देशांक ज्योमेट्री क्या है? निर्देशांक ज्योमेट्री एक तल में किसी बिंदु की स्थिति को जानने की पद्धति को हम निर्देशांक ज्योमेट्री कहते हैं। एक तल पर रखी हुई किसी वस्तु की स्थिति दो लंब रेखाओं की सहायता से निरूपित की जा सकती है। यदि वस्तु एक बिंदु है तो हमें सबसे नीचे वाली रेखा से और कागज के बाईं ओर की बिंदु की दूरी ज्ञात होना आवश्यक होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हमें एक बिंदु दिया गया है ये, और हमें इसकी स्थिति बतानी है, तो हम इसकी स्थिति को कैसे बताएंगे? हम क्या बोलेंगे? क्या ये ऊपर से कुछ नीचे है या नीचे से कुछ ऊपर है, या दाएं से कितना दूर है या बाएं से कितना दूर है? हमारे लिए बता पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें निर्देशांक ज्योमेट्री की आवश्यकता पड़ी। निर्देशांक ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, हम जो दिया गया बिंदु है उसकी दूरी हम बाईं तरफ की, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो बाईं तरफ की रेखा से ये दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। और नीचे वाली रेखा से ये दूरी, बिंदु की दूरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो यदि हम कहेंगे कि ये बिंदु बाईं रेखा से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और नीचे वाली रेखा से 9 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आएगा कि तल पर बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो ये मोटा मोटा है निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में। बैठने की योजना के संबंध में भी हमें स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या का जानना आवश्यक होता है, तभी हम बता पाएंगे कि कौन व्यक्ति कहाँ पर बैठा है। तो हम देखेंगे जो हमारे नीचे वाली रेखा है, यहाँ पर इन सबको हम क्या कहते हैं, स्तंभ। ये हो गया हमारा स्तंभ 1, ये हो गया हमारा स्तंभ 2, इस तरह ये हो गया हमारा स्तंभ 10। और ये जो रेखाएं हैं, ये होगी मेरी पंक्ति 1, ये पंक्ति 2 और ये होगी मेरी पंक्ति 7। तो इस तरह से अगर मुझे स्तंभ और पंक्ति पता है तो मैं बता पाऊंगा कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पर बैठा है। तो यदि मुझे बताना है कि कोई व्यक्ति स्तंभ 5 में बैठा है तो वो कहाँ होगा, इस स्तंभ में होगा। और पंक्ति 3 में बैठा है तो कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। ये दोनों यहाँ पर काटेंगे, वहां पर वो व्यक्ति पाया जाएगा। इस तरीका से हम बता सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कहाँ पर बैठा है। कार्तीय पद्धति, कक्षा 9वीं में हम निर्देशांक ज्योमेट्री की कार्तीय पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि कार्तीय पद्धति क्या होती है। ये दोस्तों हमेशा के लिए जान लीजिए, एक तल में बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो रेखाएं लगेंगी। दो रेखाएं लगेंगी किसी भी बिंदु का निर्धारण करने के लिए। तो पहली रेखा होगी क्षैतिज रेखा। पहली रेखा होगी क्षैतिज रेखा, इसको हमने किससे दर्शाया है, एक्स डैश और एक्स से। ये हमारी क्षैतिज रेखा है। और जो दूसरी रेखा है वो है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा, वो है हमारी वाई और वाई डैश, ये है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो दो रेखाएं हमें चाहिए किसी भी बिंदु का स्थान को निर्धारण करने के लिए। और ये दोनों रेखाएं जहां पर काटती हैं, ये दोनों रेखाएं जहां पर काटती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु या ओरिजिन। इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु या फिर ओरिजिन। तो ये हमारे बहुत ही याद रखने वाली चीजें हैं कि दो रेखाएं होंगी और जो दोनों रेखाएं होंगी वो जहां पर भी काटेंगी उसे हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहेंगे। हमने दो संख्या रेखाएं ली, एक क्या थी, एक्स डैश एक्स और दूसरी क्या थी, वाई डैश वाई। जो हमने इनको नाम दिए, एक्स डैश एक्स क्या है, हमारी क्षैतिज रेखा। उसी तरह वाई डैश वाई हमारी क्या है, वो है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो जो हमारी क्षैतिज रेखा है एक्स डैश एक्स,
इसमें हम अंक लिखना शुरू करेंगे। तो मूल बिंदु शून्य होगा, शून्य के दाईं तरफ धनात्मक संख्या होंगी 1 2 3 4 5, और शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या होंगी -1 -2 -3 -4 और -5, और ऐसे हम अनंत तक जा सकते हैं। उसी तरह जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होगी वो क्या होगी, y से y डैश तक। इसमें भी बीच में क्या होगा, मूल बिंदु शून्य। इसमें ऊपर हमारी धनात्मक संख्या 3 4, और नीचे की तरफ हमारी ऋणात्मक संख्या होंगी -1 -2 -3 -4, ऐसे अनंत तक जाएंगे। तो इस तरह हमने देखा हमारी x डैश x और y डैश y, ये दोनों रेखा जहां पर काटती है वहां पर हमें मिलता है मूल बिंदु। तो हम देखेंगे कि आ, मूल बिंदु की दाईं तरफ हमें धनात्मक x अक्ष मिलेगा, और मूल बिंदु की बाईं तरफ हमें ऋणात्मक x अक्ष मिलेगा। उसी तरह मूल बिंदु के ऊपर हमें धनात्मक y अक्ष मिलेगा, और मूल बिंदु के नीचे हमें ऋणात्मक y अक्ष मिलेगा। x अक्ष और y अक्ष, जैसा कि अभी हमने देखा था, दोनों रेखाओं का संयोजन हमने इस प्रकार किया था कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटती हैं। क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, x डैश x या फिर x अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कहते हैं y डैश y या y अक्ष। धनात्मक संख्याएं OX और OY की दिशाओं में स्थित है, इसलिए OX और OY को क्रमशः हम क्या कह सकते हैं, x अक्ष और y अक्ष का धनात्मक दिशाएं। उसी तरह OX डैश और OY डैश को हम क्या कह पाएंगे, x अक्ष और y अक्ष की ऋणात्मक दिशाएं। तो ये हमने पिछले डायग्राम में देखा था। चतुर्थांश क्वाड्रेंट्स, हमने अभी देखा था कि जो हमारी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा है वो एक दूसरे को मूल बिंदु पे काटती है। दोनों तलों को कितने भागों में विभाजित करती है, 4 भागों में। पहला भाग कहलाता है चतुर्थांश 1, दूसरा भाग कहलाता है चतुर्थांश 2, तीसरा भाग कहलाता है चतुर्थांश 3, और चौथा भाग कहलाता है चतुर्थांश 4। अब हम देखते हैं दोनों तल को 4 भागों में विभाजित करती है। इन 4 भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं, क्योंकि ये जो एक भाग है वो एक चौथाई होगा पूरे भाग का, इसलिए ये कहलाता है हमारा चतुर्थांश। और इसमें हम वामवर्त दिशा में चलते हैं। वामवर्त दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में हम चलेंगे। हमें पता है घड़ी जो है वो इस दिशा में चलती है, तो घड़ी की उल्टी दिशा में हम चलते हैं। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं चतुर्थांश 1 से, फिर चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3 और चतुर्थांश 4। इस प्रकार तल के दोनों चारों चतुर्थांश सम्मिलित हैं। हम इस तल को कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, या निर्देशांक तल कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, या एक्स वाई तल भी कहते हैं इसे, या इसे निर्देशांक अक्ष कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहा जाता है। ये सब इसके नाम हैं। ताकि हमने देखा अभी कि चतुर्थांश जो है इसको 4 भागों में बांटते हैं। तो ये हो गया हमारा चतुर्थांश 1, ये हो गया चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3 और चतुर्थांश 4। 4 बराबर भागों में बांटा गया है इस प्लेन को हमारे, और चारों को कहते हैं हम चतुर्थांश। अब हम इन चतुर्थांश सारे चतुर्थांश की विशेषताओं को देख लेते हैं। यदि बिंदु पहले चतुर्थांश में है तो बिंदु का रूप होगा धनात्मक और धनात्मक। यहाँ पर x भी धनात्मक होगा और y भी धनात्मक होगा। उसी तरह अगर बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है तो उसका रूप क्या होगा, उसमें x जो है वो ऋणात्मक होगा और y जो है वो धनात्मक होगा। उसी तरह तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, तीसरे चतुर्थांश में हमारे x और y दोनों ही ऋणात्मक होंगे। और चौथे और अंतिम चतुर्थांश में हमारा क्या होगा, x तो जो है धनात्मक होगा और y क्या होगा हमारा ऋणात्मक होगा। उन्हीं चतुर्थांश को हम दोबारा से ग्राफ में देख लेते हैं। चतुर्थांश 1 x और y दोनों धनात्मक, चतुर्थांश 2 x ऋणात्मक y धनात्मक, चतुर्थांश 3 x ऋणात्मक y भी ऋणात्मक, चतुर्थांश 4 x धनात्मक y ऋणात्मक। यहाँ आपने देखा कि x को हम पहले लिखते हैं और y को हम बाद में लिखते हैं। ये आसान भी है समझने के लिए, x पहले ही आता है y बाद में आता है।
दोस्तों अब हम देखते हैं कि भुज एब्सिक्का किसे कहते हैं। एक बिंदु x का निर्देशांक कोऑर्डिनेट उसे हम भुज कहते हैं। भुज क्या होगा, y अक्ष से इस बिंदु की लांबिक दूरी जिसे x अक्ष पर मापा जाता है उसे हम x के निर्देशांक को भुज कहते हैं। जैसा कि हमने देखा हमारा जो क्षैतिज रेखा है वो क्या है, x। तो इस रेखा पर जो भी हमारी दूरी है वो क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। y से जितनी भी दूरी है हमारी, y अक्ष से जो भी दूरी है वो हमारी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। और इस दूरी को हम कहाँ पर दर्शाते हैं, x अक्ष पर दर्शाते हैं। x अक्ष पर इस दूरी को दर्शाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, भुज। तो x अक्ष का जो निर्देशांक है, x अक्ष के निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। याद रखिए, x अक्ष के निर्देशांक को भुज कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा था x अक्ष के निर्देशांक को हमने क्या कहा था, भुज। उसी तरह y निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। y निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं और ये x अक्ष से दूर होता है और y अक्ष पर होता है। x अक्ष से दूरी होगी और y अक्ष पे ये होगा हमारा, इसे हम क्या कहेंगे, कोटि। तो ये हमें याद रखना है। बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखते हैं हम जानते हैं। निर्देशांक तल में एक बिंदु के निर्देशांक लिखते समय पहले हम किसको लिखते हैं, एक्स निर्देशांक को, और उसके बाद हम किसे लिखेंगे, वाई निर्देशांक को। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, कोष्टक के अंदर हम लिखेंगे एक्स कॉमा वाई। तो जैसे कि अगर हमें पी के निर्देशांक लिखने हैं, पी यहाँ पर दिया हुआ हमारे एक बिंदु है, तो आप देखेंगे वाई अक्ष से पी की दूरी कितनी है, 4। तो ये हो गया हमारा एक्स निर्देशांक, हो गया हमारा 4, क्योंकि पहले हमें एक्स लिखना है। फिर हमें लिखना है वाई, वाई क्या होगा हमारा, इस पी बिंदु की दूरी एक्स एक्सिस से। तो ये दूरी कितनी है हमारी, 3। ये दूरी आ रही है हमारी 3, तो हमने लिख दिया 3। उसी तरह क्यू, क्यू के निर्देशांक हमें लिखने हैं, तो क्यू के निर्देशांक पहले हमें एक्स एक्सिस पर देखने हैं। एक्स एक्सिस पर देखना मतलब कि वाई से कितनी दूरी है, वाई से कितनी दूरी है, ऋण के 6, वाई की दूरी है ऋण के 6, ये लिख दिया हमने। ये हो गया हमारे एक्स के निर्देशांक मतलब कि भुज। अब हमें कोटि लिखनी है, तो कोटि, कोटि क्या होगी हमारी, y के निर्देशांक मतलब कि x अक्ष से दूरी। ये कितनी है हमारी, ऋण के 2। इस बिंदु पर, Q बिंदु पर देखोगे आप, ये कितनी है हमारी, ऋण के 2, तो हमने लिख दिया ऋण के 2। तल के एक बिंदु के निर्देशांक अद्वितीय होते हैं। कोई भी निर्देशांक होंगे वो अद्वितीय होंगे, उनको किसी दूसरे तरीके से नहीं लिखा जा सकता। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि निर्देशांक 3,4 जो है और निर्देशांक 4,3 जो है वो समान नहीं होंगे। 3,4 और 4,3 समान नहीं होंगे। बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक सदैव शून्य होगा। आप देखेंगे x एक्सिस पर y निर्देशांक हमेशा शून्य होगा, क्योंकि इसकी x अक्ष से दूरी कितनी होगी, शून्य होगी। तो x अक्ष पर हमेशा y निर्देशांक शून्य होगा। इसी तरह x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, x, 0, क्योंकि y निर्देशांक हमेशा क्या मिलेगा, हमें शून्य मिलेगा। जहां y अक्ष से बिंदु की दूरी x है, y अक्ष से दूरी कितनी है, x। अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3, 4, 5, ये y अक्ष से दूरी है, ये है हमारी x। इसी प्रकार y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0, y के रूप में हम लिख पाएंगे, जहां पर x अक्ष से बिंदु की दूरी क्या है, y है। कोई भी निर्देशांक y अक्ष पर क्या होगा, 0, y। और यहाँ पर जो y है वो क्या है, x अक्ष से दूरी है, 1, 2, 3, 4, 5। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0, 0, क्योंकि मूल बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी है, 0, y अक्ष से दूरी कितनी है, 0। दोनों अक्षों से इसकी दूरी कितनी है, 0 और 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा याद रखिए 0, 0 ही होंगे। अब इस अध्याय का अंतिम विषय है बिंदु का आलेखन। हमें एक बिंदु के निर्देशांक दिए रखे होंगे और हमें उसको ग्राफ में आलेखित करना है, ग्राफ में उसको दर्शाना है। मान लीजिए हमें एक निर्देशांक दिया हुआ है 3,5। अब हमें इसको ग्राफ में दिखाना है, आलेखित करना है, तल में आलेखित करना है।
हम पहले निर्देशांक अक्ष खींचेंगे और अपने एककों का चयन करेंगे। जैसे कि पहले हमने एक्स अक्ष को खींचा, फिर हमने वाई अक्ष को खींचा, और एक्स अक्ष पे एक एक सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5 लिखा, बाई 2 -3 -4 -5 लिखा। उस तरह वाई अक्ष पे ऊपर 1 2 3 4 5, वाई अक्ष पे नीचे -1 -2 -3 -4 -5 लिखा। अब अगर हमें 3,5 को आलेखित करना है तो 3 क्या है, वाई एक्स अक्ष, एक्स अक्ष मतलब वाई अक्ष से इसकी दूरी, वाई वाई अक्ष से आप 3 एकक दूरी दूर ले जाइए, या क्या। फिर लिखना है हमें 5, 5 मतलब वाई लिखना है, तो वाई मतलब एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी 5 लेना है आपको, तो ये मिल गया। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें एक बिंदु मिलेगा पी, जो कहलाएगा हमारा 3,5, 3,5। इसी प्रकार हमें क्यू बिंदु जो कि 5,-4 है उसको आलेखित करना है। तो पहले हम 5 देखेंगे, एक्स अक्ष पर 5, 1 2 3 4 5, एक्स अक्ष पर हमें 5 मिल गया। अब वाई अक्ष पर हमें कितना देखना है, ऋण के 4, तो वाई अक्ष पर ऋण के 4, -1 -2 -3 -4। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, लंबवत रेखा खींचेंगे, जहां मिलेगा वो कहलाएगा हमारा क्यू बिंदु। तो इस तरह से हम बिंदुओं का आलेखन करते हैं।